हेलो एवरीवन। तो आज है यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट स्टोरी। तो हमेशा की तरह इस इंग्लिश की स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी मतलब भी समझाऊँगी। इसके थ्रू करते हैं आप अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी, टेंसेस और ग्रामर को इम्प्रूव। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मीन होता है शक्तिशाली और इसका मीन होता है या वीक मीन्स कमज़ोर। There was a proud teak tree in the forest। यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। तो देयर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि देयर का हिंदी में मतलब होता है वहाँ। देयर के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में देयर लगा रहे तो उसका मतलब वहाँ होगा, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट होता है मतलब अधूरा होता है तो उसको पूरा करने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस, साधारण जो सेंटेंसेस होंगे ना, वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। मतलब सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी एक ना हो तो उसकी जगह पर हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर इसका कोई मीन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पर देयर का यूज़ भी सीख लिया होगा। और फिर है वॉज। तो वॉज और वर सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं होता तो वहाँ पर सेंटेंस को बनाने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। वॉज मतलब था। अ प्राउड टीक ट्री। प्राउड मतलब क्या होता है? अभिमानी, अहंकारी और घमंडी। तो एक अहंकारी कह सकते हैं या घमंडी कह सकते हैं। टीक ट्री यानी टीक का पेड़ था, और टीक का हिंदी में मतलब होता है सागवान का पेड़ या फिर सागौन कह सकते हैं। इन द फॉरेस्ट किस में था? इन यहाँ पर इन में सेंस देगा, यानी कि फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में एक सागवान का पेड़ था। ही वॉज टॉल मतलब कि कौन? जो ये टीक ट्री था, वॉज यानी था, कैसा था? टॉल था, लंबा। तो यहाँ पर स्टोरी में ट्री के लिए यहाँ पर ही का यूज़ किया गया है। तो स्टोरीज़ में कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं एनिमल्स के और काफ़ी सारे होते हैं, तो उन वहाँ पर ही और शी का यूज़ कर लिया जाता है उस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ही वॉज टॉल, टॉल का मतलब है लंबा, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मीन हो गया मजबूत, ताकतवर। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब देयर। अब तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है, हिंदी में कोई मीन नहीं है और मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वॉज यानी था, थे, थी। एक स्मॉल एक छोटा। हर्ब, हर्ब का मतलब होता है, हर्ब का हिंदी में मीन जड़ी बूटी भी होता है, बट यहाँ पर है स्मॉल प्लांट यानी कि छोटा पौधा, ठीक है। और वैसे हर्ब की जो हर्ब के जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है फूड में, खाने में फ्लेवर के लिए यूज़ की जाती है, और इन हर्ब्स को हम मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हर्ब का मीन है एक छोटा पौधा, स्मॉल प्लांट। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब है बगल में या पास में। टू द ट्री यानी उस ट्री के पास में था एक हर्ब का प्लांट यानी एक स्मॉल प्लांट था। द टीक ट्री सैड, जो टीक ट्री था ना उसने कहा, तो कहा तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म। अब क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। आई एम वेरी हैंडसम, मैं कैसा हूँ? मैं बहुत हैंडसम हूँ मतलब सुंदर। एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत। नो वन कैन डिफीट मी, डिफीट का मीन तो होता है हराना, ठीक है, और मी यानी मुझे। नो वन और कैन, कैन का मतलब सकता है या सकती है, इस तरीके से हिंदी में मीन होता है। नो वन, नो वन का हिंदी में मीन होता है कोई भी नहीं। जैसे कि नोबडी का यूज़ करते हैं तो नो वन कोई भी नहीं मुझे हरा सकता। हियरिंग दिस, दिस मतलब यह है और हियरिंग मतलब सुनकर, यानी कि यह सुनकर। द हर्ब रिप्लाइड, हर्ब ने जो छोटा स्मॉल प्लांट था ना उसने उत्तर दिया कि डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, प्रिय मित्र। टू मच प्राइड यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू मच यानी बहुत ज़्यादा। प्राइड का मीन होता है घमंड। इज़ है, क्या है? हार्मफुल है, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। इवन द स्ट्रॉन्ग, इवन का मतलब होता है हिंदी में यहाँ तक कि। द स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत। विल, यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ हुआ है, फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर। फॉल वन डे यानी कि यहाँ तक कि, इसका हिंदी में क्या मीन है? यहाँ तक कि बलवान भी एक दिन गिरेगा, ठीक है। द टीक इग्नोर्ड,
इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, ध्यान न देना, तो ये इग्नोर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इग्नोर की, यानी कि अनदेखा किया या ध्यान न दिया। और इंग्लिश में एक और वर्ड होता है इसका नेग्लेक्ट करना, यानी कि उसने तो मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, अनदेखा कर दिया। द हर्ब्स वर्ड्स, किसको अनदेखा किया? जो हर्ब्स के यानी जो छोटा प्लांट था ना उसके जो शब्द थे उनको। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, यानी कि उसने तो, अब ही यहाँ पर हुआ है जो टीक ट्री है ना उसके लिए यूज, कंटिन्यूड यानी जारी रखा, टू प्रेज यानी प्रशंसा, हिमसेल्फ यानी स्वयं की, मतलब कि इसका हिंदी में मीन है कि वह स्वयं की प्रशंसा करता रहा, कंटिन्यू रखा उसने। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है कि अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, अ स्ट्रॉन्ग विंड, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत भी होता है, बलवान भी होता है, लेकिन यहाँ पर विंड की बात हो रही है तो स्ट्रॉन्ग विंड क्या होगी? तेज होगी, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब एक तेज भी होता है। ब्लू, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू, यानी कि हवा का बहना और चलना, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं ब्लो, और सेकंड फॉर्म है तो ब्लू। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, यानी कि तेज हवा चली, ये सेंटेंस का मीन है। नेक्स्ट है कि द टीक स्टूड फॉर्मली, जो टीक था स्टैंड की सेकेंड फॉर्म, स्टूड खड़ा था या खड़ा रहा, कैसा? फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से। द टीक स्टूड फॉर्मली मतलब कि सागवान का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। इवन मीन्स कि यहाँ तक कि, वैन यानी कि जब, इट रेन यानी कि बारिश हुई, सेकेंड फॉर्म है तो रेन के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। द टीक स्टूड सेकेंड फॉर्म स्टैंड की, खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग मजबूती से, बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, स्प्रेड करना फैलाना, यानी कि अपनी पत्तियों को, जो इसकी पत्तियां थी ना, इट्स का हिंदी में मीन होता है इसके, इसकी या इसका, तो इसकी पत्तियों को यानी खुद की जो पत्तियां थी उसको फैलाकर वो खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर इसका पूरा हिंदी में मीन होगा कि बारिश होने पर भी सागवान अपने पत्ते फैलाकर मजबूती से खड़ा रहा। एट दैट टाइम यानी कि उस समय, द हर्ब बाउड लो, बाउड यानी बाउ की ये सेकंड फॉर्म है, BOW, बाउ होता है ना उसकी सेकंड फॉर्म है, उसका हिंदी में मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुकना, यानी ये सेकंड फॉर्म है तो झुके रहना, तो झुका लो, कैसे झुका? यानी नीचे झुक गया थोड़ा। द हर्ब उस समय। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, अब यहाँ पर मेड फन ऑफ है ना, इसका मीन है, ये सेकेंड फॉर्म है, मेड है ना, अगर मेक फन ऑफ होता तो प्रेजेंट की बात होती, लेकिन यहाँ पर मेड फन ऑफ है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका हिंदी में मीन होता है मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। किसकी उड़ाई उसने? द हर्ब की, उस छोटे प्लांट की। हर्ब का मतलब झाड़ी भी होता है, ठीक है। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, हर्ब की उस सागवान के पेड़ ने क्या? मजाक उड़ाया। नेक्स्ट है वन डे देयर वॉज अ, एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म का हिंदी में मीन होता है आंधी या तूफान। कहाँ पे आया? फॉरेस्ट में आंधी तूफान आया, जंगल में तूफान आया। इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, एक दिन जंगल में तूफान आया। द हर्ब बाउड लो, अब बाउ का मतलब आपको मैंने बता दिया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी अच्छा वर्ड है, BOW, बाउ यानी कि झुकना। लो नीचे झुका, हर्ब का जो छोटा प्लांट था वो नीचे झुका। नेक्स्ट है कि एज यूजुअल, कि हमेशा की तरह, द टीक, जो टीक था ना, डिड नॉट वॉन्ट टू बाउ, वो डिड नॉट वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, वॉन्ट टू, चाहना क्या नहीं चाहता था? झुकना नहीं चाहता था। हमेशा की तरह सागवान झुकना नहीं चाहता था, ये जो टीक था ना वो। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पर ये केप्ट है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके आगे ING लग जाता है, तो इसका मतलब होता है केप्ट ग्रोइंग। अब यहाँ पर कीप का मतलब क्या होता है? जारी रखना, कोई भी काम जारी रखना, तो जारी रखा उसने, क्या रखा? ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्ग थी ना वो कंटिन्यू रही, जो उसका तूफान था वो आना कंटिन्यू रखा, मतलब और ज़्यादा बढ़ता गया, वो उसका कंटिन्यू रहा, जारी रहा, बढ़ता रहा, ऐसे कह सकते हैं। केप्ट ग्रोइंग यानी बढ़ता रहा वो
तूफान। हिंदी में इसका मीन हो गया तूफान और तेज होता गया। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। द टीक कुड नो लॉन्गर बेयर इट। बेयर मतलब सहन करना, इट यानी तूफान को, और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, यानी कि पास्ट में जब हम एबिलिटी वगैरह की बात करते हैं तब कुड का यूज़ करते हैं। तो द टीक कुड नो लॉन्गर बेयर इट मतलब और ना सहन कर सका उसको। बेयर करना, सहन करना, इसका हिंदी में मीन हो गया कि जो टीक था, सागवान था, अब इसे सहन नहीं कर सका। तो कर नहीं सका के लिए कुड का यूज़ हुआ है। ठीक है, पास्ट में, पास्ट के लिए कैन की जगह कुड का यूज़ होता है। पास्ट फॉर्म है कैन की जगह कुड। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे। ही यानी जो टीक है ना, उसको फेल्ट महसूस हुआ, हिज स्ट्रेंथ जो उसकी स्ट्रेंथ थी यानी कि जो उसकी शक्ति थी, गिविंग वे। तो गिविंग वे का मतलब होता है जवाब दे देना। इसका मीन होता है कि जवाब दे देना। तो उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी ताकत, जो उसकी शक्ति है, उसने उसको जवाब दे दिया, वो उसको जवाब दे रही है। ही ट्राइड का मतलब कोशिश करना। हिज यानी उसका, उसकी क्या, बेस्ट का मतलब है सबसे अच्छा या बेहतरीन। टू स्टैंड अपराइट, स्टैंड मतलब खड़े रहना, और अपराइट का मतलब है सीधे, यानी अपराइट मीन्स सीधा। तो सीधे खड़े रहने की उसने पूरी कोशिश की, पूरा अपना बेस्ट दिया। बट इन द एंड, लेकिन एंड यानी कि अंत में, आखिर में, ही फेल डाउन। तो फॉल डाउन होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म हो गई फेल। फॉल फर्स्ट और फेल सेकेंड। ही फेल डाउन का मतलब क्या हुआ, नीचे गिर गया। ठीक है, नीचे गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, यानी कि ये एंड था, अंत था उस प्राउड, उस घमंडी पेड़ का। व्हेन एवरीथिंग वॉज काम अगेन, जब एवरीथिंग सब कुछ, वॉज था, थे, थी, काम यानी शांत हो गया एक बार फिर से, दोबारा से। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे कि जब सब कुछ फिर से शांत हो गया। द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, जो हर्ब था ना वो स्ट्रेट यानी कि सीधा खड़ा था। ठीक है, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, जो हर्ब थी वो सीधी खड़ी हुई थी, सीधी खड़ी हो गई जब सब कुछ शांत हुआ। ठीक है, ही लुक्ड अराउंड, उसने लुक्ड अराउंड यानी कि अपने चारों ओर देखा। अराउंड मतलब चारों ओर या आसपास। ही सॉ, उसने देखा कि दैट की द प्राउड, जो घमंडी टीक है ना, हैड फॉलन, वो क्या है, वो गिर गया था। फॉल मतलब गिरना होता है, फॉलन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। इसका पूरा मीन क्या होगा कि उसने देखा, उसने चारों ओर देखा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, उसने देखा कि जो घमंडी सागवान का पेड़ था ना वो गिर गया था। मॉरल है इस स्टोरी का, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। ये एक सेइंग है, प्रोवर्ब है। इसका मीन होता है कि इफ़ यू आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज, समथिंग बैड विल हैपन दैट शोज दैट यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक। मतलब बहुत ज़्यादा आप अपनी एबिलिटी से ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उसके साथ बुराई होता है। और हिंदी में इसका मीन होता है कि बड़े बोल का सिर नीचा। ये सेइंग है, ये कहावत है, प्रोवर्ब है, ऐसे कैसे बोली जाती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, वोकैबलरी और टेंसेस के बारे में भी आपको नॉलेज हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।